आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र यानी कि मादा जनन अंग के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नर जनन तंत्र में कई भाग होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मादा जनन अंग में भी कई भाग होते हैं। वो भाग निम्नलिखित हैं। तो पहला भाग है अंडाशय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवरीज। दूसरा है अंडवाहिनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओविडक्ट। तीसरा है गर्भाशय, जिसे बोलते हैं यूटेरस। चौथा है योनि, जिसे बोलते हैं वाइजाइना। और पांचवा है सहायक ग्रंथियां यानी कि एसेसरी जेनिटल ग्लैंड्स। तो सहायक ग्रंथियों में हम बात करेंगे स्तन ग्रंथियों व अन्य सहायक ग्रंथियों के बारे में। तो आइए हम एक एक करके सभी सहायक ग्रंथियों और मादा जनन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र के पहले भाग अंडाशय की। तो स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है, जिसकी आकृति लगभग बादाम जैसी होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह है अंडाशय। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर मेसोवेरियम से जुड़ा होता है तथा दूसरी ओर यह गर्भाशय से जुड़ा होता है। मेसोवेरियम के द्वारा यह अंडाशय उदर गुहा से जुड़ा होता है। इसी अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है तथा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों मादा हार्मोन्स भी इसी से स्रावित होते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है जो कि आपकी गर्भाशय की दीवार से जुड़ी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि अंडाणुओं का निर्माण इसी में होता है और इसी से मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होता है। तो ये नेक्स्ट हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र के अगले भाग, जिसे हम बोलते हैं अंडवाहिनी या फिर इंग्लिश में बोला जाता है ओविडक्ट या फिर डक्ट सिस्टम। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि अंडवाहिनियों को जनरली फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब के नाम से ही जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा और फिगर में आप देख सकते हैं कि यह फैलोपियन ट्यूब है। तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि अंडवाहिनी मतलब कि अंडों को वहन करने वाली। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो अंडवाहिनी होती है वो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसकी जो संरचना होती है ऊपर की ओर कीपनुमा होती है। तो जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, ऊपर की ओर जो चौड़ा भाग होता है उसे हम बोलते हैं मुखिका और यह भाग झालरदार और रुमाभी होता है। इसी मुखिका के आगे के भाग को यानी कि जो सकरा भाग है उसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो अंडवाहिनी है जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, आगे जाकर यह गर्भाशय में खुलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पतला भाग है आगे की ओर जाकर कहाँ खुल रहा है, गर्भाशय में खुल रहा है। वही हम बात करें अंडवाहिनियों की प्रमुख कार्य की, तो अंडवाहिनियां क्या करती हैं, अंडाणुओं का भंडारण करती हैं यानी कि इसे स्टोर करती हैं और उसके साथ साथ अंडाणुओं का पोषण भी करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अंडवाहिनियों का जो आंतरिक भाग होता है यानी कि आंतरिक दीवारें यानी कि अंदर का जो भाग होता है वो इपिथेलियम का बना होता है, जिसमें कि अनेक स्रावी कोशिकाएं होती है और इन स्रावी कोशिकाओं के द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है उसी के द्वारा अंडाणुओं का क्या होता है, पोषण होता है। इनकी पेशियों में क्रमानुकुंचन भी होता है, जिससे कि अंडाणु यानी कि अंडाशय से निकलने वाले जो अंडाणु होते हैं वो आगे की ओर खिसकते जाते हैं। तो ये तो बात हुई अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि जो अंडाणु है उनका भंडारण होता है और उनका पोषण होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र के तीसरे भाग गर्भाशय यानी कि यूटेरस के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह भाग कहलाता है गर्भाशय। तो गर्भाशय की बात करें तो यह शंक्वाकार या त्रिकोणाकार या हम एक तरह से कह सकते हैं नाशपाती के आकार का होता है, जो स्त्री की श्रोणी प्रदेश में स्थित होता है यानी कि जो श्रोणी मेखला वाला भाग होता है वहां पर स्थित होता है और इसी में दोनों अंडवाहिनियां खुलती हैं। वही बात करें हम गर्भाशय के निचले भाग की, तो गर्भाशय का जो निचला भाग होता है वो सकरा होता है यानी कि संकीर्ण होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं और इसके आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय होता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और पेशी स्तर की बनी होती हैं, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं और इसी मायोमेट्रियम के कारण जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं वो अत्यधिक फैलने वाली होती हैं और इसी गुण के कारण जब गर्भावस्था होती है और जो भ्रूण में बेबी होता है तो इसकी दीवारें क्या होती हैं, फूलकर बड़ी हो जाती हैं। तो याद रखिएगा कि मायोमेट्रियम के कारण ही जब गर्भावस्था होती है तो उस समय ये फूलकर बड़ा हो जाता है। गर्भाशय की दीवारों में श्लेष्मिक कोशिकाओं से
म्यूकस यानी कि श्लेष्म का स्राव होता है जो शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मार्ग को सुगम बनाता है तथा इनकी सुरक्षा भी करता है। गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन होता है। तो जो अंडे होते हैं यानी कि जो अंडाणु होते हैं जब निषेचित हो जाते हैं तो यहीं पर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। एक बात याद रखिएगा, गर्भाशय में निषेचन नहीं होता, निषेचन होता है आपके फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंड वाहिनी में। गर्भाशय में केवल याद रखिएगा भ्रूण का डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मादा जननांग के अगले भाग योनि यानी कि वैजिना के बारे में। यह स्त्री का मैथुन कक्ष यानी कि मैथुन अंग होता है। जिस प्रकार पुरुषों में शिश्न मैथुन अंग होता है ठीक उसी प्रकार मादा में मैथुन अंग होता है योनि यानी कि वैजिना। तो गर्भाशय की सिविक्स यानी कि जो निचला भाग होता है उसके बाद पाया जाता है योनि। योनि की दीवारों में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं जो कि ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। योनि के दोनों तरफ बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। तो ये बर्थोलिन जो ग्रंथियां होती हैं ये योनि के मुख पर यानी कि दोनों तरफ पाई जाती हैं। यदि हम बात करें बर्थोलिन ग्रंथियों के कार्य की तो बर्थोलिन ग्रंथियां क्या कहती हैं कि ये ग्रंथियां जब निषेचन होता है यानी कि जब मैथुन प्रक्रिया होती है तो इन ग्रंथियों से एक द्रव स्रावित होता है जो कि योनि और गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने में सहायता करती हैं। स्त्रियों में वाह्य जनन अंग के रूप में होता है योनि जो कि मादा शरीर के बाहर की ओर खुलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र के अगले व अंतिम भाग जिसे हम बोलते हैं सहायक ग्रंथियां। तो अगला हमारा हेडिंग है सहायक ग्रंथियां यानी कि एसेसरी जेनिटल ग्लैंड्स। तो स्त्रियों में सहायक ग्रंथि के रूप में पाया जाता है बर्थोलिन ग्रंथियां, रेक्टल ग्रंथियां, पेरेनियल ग्रंथियां व स्तन ग्रंथियां। तो कुल मिलाकर बर्थोलिन ग्रंथियां, रेक्टल ग्रंथियां, पेरेनियल ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां प्रमुख रूप से मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं जो कि सहायक ग्रंथियां हैं। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होता है जिसे हम मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा स्तन ग्रंथियों को हम मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं जो कि शिशुओं के जन्म के बाद उनके पोषण में सहायक होता है, अर्थात जन्मजात शिशुओं का पोषण इन्हीं दूध से होता है। आइए मैं आपको मादा जनन तंत्र से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करा देता हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्तनियों के अंडों में पीत यानी कि योल्क होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसमें बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में बात होगी कि पीत यानी कि योल्क होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं उनके अंडों में यॉल्क अधिक होता है यानी कि ये पोषण का कार्य करता है। तो स्तनधारियों में तो डेवलपमेंट बेबी का भ्रूण के अंदर होता है तो वहां पर यॉल्क की जरूरत नहीं होती। इसी कारण स्तनधारियों के अंडों में पित्त नहीं पाया जाता या बहुत कम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है स्त्रियों में संसेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन जिसे हम निषेचन कहते हैं कहाँ होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंड वाहिनियों यानी कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है परिवर्तित लैंगिक लक्षण इनमें से कौन सा है। तो स्तन का विकास जो है वो परिवर्तित लैंगिक लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्त्रियों में अंडाशय से डिंबाणु यानी कि अंडाणु से मुक्त होने की क्रिया को कहते हैं। तो स्त्रियों में अंडाशय से अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जब हम मासिक चक्र पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैं ये टॉपिक समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण किससे होता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी कॉर्पस ल्यूटियम से। क्वेश्चन नंबर 6 है स्त्री का भग्न शिश्न यानी कि क्लाइटोरिस होता है तो यह नर के शिश्न के समरूप होता है। तो इसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्त्रियों में डिंबोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन पुटिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है। तो राइट ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 8 है डिंबोत्सर्ग किस हार्मोन्स के नियंत्रण से होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी FSH एंड LH। क्वेश्चन नंबर 9 है डिंबोत्सर्ग के बाद अंडाशयी पुटिका में कार्पस ल्यूटियम नामक किसमें बनता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी स्त्रियों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10 है मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रावण करने वाली ग्रंथि है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉर्पस ग्रंथि जो कि मेल में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन न हो पाए तो कार्पस लुटियम का क्या होता है? तो कार्पस लुटियम बदल जाता है कार्पस एल्बिकेंस में।